नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल। आज हम रेलवे का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। यह 8 जनवरी 2026 को पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं। आपतित किरण को ड्रॉ कर रहे हैं। फिर ये परावर्तित किरण मतलब किरण ये जा रहा है। आपतित किरण को हम आई से डिनोट्स करते हैं और ये देखिए ये लंब है और परावर्तित किरण को हम आर से डिनोट्स करते हैं। तो आपतित किरण 30 डिग्री से है और जो परावर्तित किरण है ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो ये परावर्तन के नियम है दोस्त। ये परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण बराबर, ठीक है, आपतन कोण बराबर जो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है दोस्त। ये नियम है जिसके अनुसार ये अगर आपतित किरण को हम आई से डिनोट करते हैं तो ये 30 है, तो जो जाने वाला किरण होगा, जो जा रहा वो भी 30 होगा। तो दोनों पर योग कितना हो जाएगा दोस्त? I प्लस आर इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। 60 इज करेक्ट आंसर। वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथि नलिकाओं का अस्तर बनाने वाला उपकला उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताइए, उपकला उत्तक कौन सा है? तो यह है घनाभाकार उपकला, ठीक है, यह है घनाभाकार उपकला। क्यूबाइडल एपिथीलियम कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्यूबाइडल एपिथीलियम। नेक्स्ट, श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों का उनके सही विशेषताओं से मिलान करना है। कि मिलान कीजिए। दिया हुआ है कि वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्त। वायवीय श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये का आंसर क्या हो गया? 4। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है बस। तो बी का आंसर क्या होगा? बी का हो जाएगा 1। तो सी को देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन किससे मैच करेंगे इसको? सी को, किसी को माइट्रोकॉन्ड्रिया से। माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसको किससे मिलान करेंगे? सी से। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। जो लास्ट बच गया अवायवीय श्वसन, ये किससे होगा? 3 से, मतलब कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसने खोजा? पुरकिंजे ने खोजा था कोशिका द्रव्य किसने खोजा? पुरकिंजे ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो डी होगा, डी का होगा 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट है दोस्त। नेक्स्ट, सोपोसी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? सोपोसी मतलब ऑटोट्रॉप्स को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? चलिए मैं 10 सेकंड का पॉज ऑटोमेटिक ले लूंगा, आप और सॉल्व कीजिए। तो ये क्या है? क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। किससे? ये अकार्बनिक पदार्थों से भोजन आते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्त। खाद्य उत्पादक जो होता है, ये खाद्य श्रृंखला के प्रथम ट्रॉपिक लेवल पर, जैसे कि जितना भी प्रोड्यूसर होता है, ये खाद्य श्रृंखला के प्रथम स्तर पर होते हैं दोस्त।
और शाकाहारी जो जीव होता है ये द्वितीय स्तर पर होता है। ठीक है, शाकाहारी जो जीव होता है ये द्वितीय स्तर पर होता है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर पर, जो प्रोड्यूसर रहता है उस पर ये डिपेंडेंट रहता है दोस्त। तो हम कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर ये है 6। एवं क्या क्या कहते हैं उसको? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास है इसका 12.01, 12.01 लगभग 12 उनका मास है दोस्त। इसका पूछता है कि अप्रूप क्या है इसका। ठीक है, तो इसका अप्रूप है डायमंड, डायमंड है, और ग्रेफाइट, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फ्लोरीन, फ्लोरीन इनका अप्रूप है दोस्त, इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का आकार निर्धारित करता है? परमाणु का आकार निर्धारित करने वाला कौन है? तो यह है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन किसने खोजा है? तो जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने खोजा था, जेम्स चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन को। और प्रोटॉन को गोल्डस्टी, गोल्डस्टी ने प्रोटॉन को खोजा था दोस्त। और जो इस पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये कहाँ रहता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में ये होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट, क्रियाशीलता श्रेणी में उच्च धातुओं को किस प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? क्रियाशीलता श्रेणी में तो ये क्या होगा? विद्युत अपघटनी अपचयन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन के द्वारा हम क्रियाशीलता श्रेणी में उच्च धातुओं को रखते हैं दोस्त। कैसे रखते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा दोस्त। और जो क्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है ये कौन है? ये है पोटासियम, पोटासियम। पोटासियम क्या है? सबसे ऊपर है दोस्त, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ये कॉपर, ये है कॉपर, कम अभिक्रियाशील धातु है दोस्त। एक पत्थर को 49 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्षणिक ठहराव से पूर्व, मतलब ऊपर की तरह अगर कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो यहाँ एक समय आएगा जब वो क्षणिक ठहराव लेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो वो क्षणिक ठहराव से पूर्व इसकी अधिकतम ऊंचाई की गणना की जाए। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्त? जो फाइनल दूरी जो होता है v² बराबर जो इनिशियल दूरी माइनस 2gh, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व कीजिए। जो इसका जो फाइनल दूरी होगा ये क्या हो जाएगा? ये फाइनल दूरी इसका 0 हो जाएगा। फाइनल पे जाकर तो 0 होना है इसको, तो ये 0 हो जाएगा। और u तो ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 49 का इसका इनिशियल स्पीड कितना से फेंक रहा है? ये 49 से फेंक रहा है, तो इसको स्क्वायर कर देना है। और t ग्रेविटी का मान कितना है? तो 9.8 ग्रेविटी का मान दिया हुआ है। और हाइट पूछा है कि अधिकतम क्या पूछा है? इसकी अधिकतम ऊंचाई गणना कीजिए। तो हमको हाइट कैलकुलेट करना है। तो 98 गुना कितना होता है? 196। इधर हो जाएगा 49 गुने 49 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 2401। 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401 स्क्वायर आपको याद रखना है और उसको 19.6 से डिवाइड कर देना है दोस्त। चलिए इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं दोस्त। तो दो पंचे 10 और 2 9 18, 2 8 16। चलिए 49 दूना 98 होता है, 49 दूना 98 होता है। ये 49 का क्या था? स्क्वायर था, तो 49 कट गया तो 0। 2 दूना 4, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 का मल्टीप्लाई होता है
और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 122.5। ये जो हम मल्टीप्लाई किए दोस्त, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 49 पर एक जीरो बैठा के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पर भी ये मल्टीप्लाई उतना ही आएगा जितना इसका आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पादपों में प्रतान गति मतलब ट्रेंडी मूवमेंट, क्या पढ़ते हैं इसको? ट्रेंडी मूवमेंट अन्य अनुवर्ती गतियों ट्रॉपिक मूवमेंट से किस प्रकार समान है? तो ये उद्दीपन की प्रक्रिया में दिशात्मक वृद्धि शामिल होता है। दिशात्मक वृद्धि शामिल होता है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहने का मतलब है कि जो पौधे की जो दिशा होती है वृद्धि करने की, ये होता है फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। मतलब प्रकाश जिस दिशा से आएगा पौधे उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एक 7 वोल्ट की बैटरी 5 प्रतिरोधकों 0.1 ओम है, 0.4, 0.5, 6 और 12.4 दिया हुआ है के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि 12.4 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए दोस्त। तो ये धारा के क्वेश्चन है। तो हमको पता ही है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। V बराबर IR फार्मूला हमको याद है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है इसमें? I निकालना है, मतलब करंट हमको निकालना है। तो R बाय V हो जाएगा। जितना भी रेजिस्टेंस दिया उनको हम जोड़ लेंगे। तो 1 और 4 5, 5 10, 10 और 6 16, 16 अच्छा 20, मतलब ये 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। और इसको हमको क्या करना है, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है ये कितना वोल्ट दिया हुआ है? 7 वोल्ट की, 7 वोल्ट की दिया हुआ है। तो इसको हम 7 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड हम कर लेंगे दोस्त। सॉरी, इसमें आई जो निकालेंगे तो V बाय आर होगा। क्या हो जाएगा? ये V बाय आर हो जाएगा। तो ये 7/14 हो जाएगा। तब ये कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर इसका करंट प्रवाहित होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें थोड़ा सा हमको आई निकालेंगे तो इधर क्या जाएगा? B बट्टे आर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया क्या है बताइए? मतलब इलेक्ट्रॉनों की उसको प्राप्ति होगी। अपचयन में क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉनों को किसके प्राप्ति होगी दोस्त। मतलब अपचयन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इसको ऑप्शन डी। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है कि OIL मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस। इसको याद रखना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ये OIL करके याद रखिएगा तो थोड़ा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की लॉस। और रिडक्शन जब भी होगा, रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा? ये गेन कर जाएगा। ये इसको याद रखिएगा। सिर्फ कोयल याद रखिए, बाद बाकी दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए। घरेलू परिपथ में विशेष रूप से धातु उपकरणों के लिए हरे रंग के विद्युत रोधी अर्थ तार का प्राथमिक सुरक्षा कार्य क्या है बताइए? चलिए, इनका जो सही उत्तर है यह है अल्प प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करना। ठीक है, अल्प प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करना है दोस्त। जो क्या करता है, ताकि क्षरण धारा साधित जो होता है कि विभव को भूमि के विभव से बराबर रखे और तीव्र विद्युतीय आघातों से सुरक्षित कर सके दोस्त।
कहने का मतलब है कि अर्थ जो तार होता है, जो हम लोग ग्रीन तार के रूप में हम इसको जानते हैं, तो जो अर्थ जो तार होता है ये क्या करता है, जैसे लीकेज करंट को कम प्रतिरोध वाला रास्ता देकर भूमि तक पहुंचा देता है। इससे जो उपकरण लगे रहते हैं हमारे घर में, ठीक है, उसको बिजली का झटका यानी खतरा कम रहता है दोस्त। चलिए, अम्ल वर्षा, अपाचन, दंत क्षय, मधुमक्खी के डंक, इसको कैसे मतलब कि हम सोल्व करेंगे, मिलाइए इसको क्या होता है। तो अम्ल को जो वर्षा होता है इसका पीएच मान कितना होता है बताइए। तो इसका पीएच वैल्यू 5.6 जलीय जीवन के लिए क्या है, ये हानिकारक है। तो अम्ल वर्षा स्वाभाविक बात है। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अपाचन क्या है, अपाचन मतलब कि जैसे कि एंटासिड का उपयोग करते हैं अपाचन के संबंधित में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी का आंसर 2। प्रति अम्ल अतिरिक्त अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, तो ये 2। दंत क्षय, दंत क्षय कब हो जाएगा, जब 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तब हमारा दंत क्षय हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 1। और मधुमक्खियों के डंक कैसे निष्प्रभावी करेंगे उसको, तो बेकिंग सोडा के यूज करके। 3214 ऑप्शन ए इज करेक्ट। पीएच स्केल सामान्यतः कितना से होता है, तो ये 0 से 14 तक इसका पीएच स्केल होता है दोस्त। जब हम पीएच वैल्यू पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है उसको, तो पीएच वैल्यू जब 7 रहता है तो क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं उदासीन, न्यूट्रल कहा जाता है उसको, उदासीन कहते हैं। बेकिंग सोडा जैसे कि खाने वाला सोडा, बेकिंग जो सोडा होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए, तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला बता है। नेक्स्ट, एस्टर क्या है, एस्टर क्या है, मतलब एस्टर का गंध कैसा होता है, ये मीठी होता है, खट्टी होता है, तीखी होता है, कैसा गंध होता है, तो एस्टर का गंध मीठी होता है। क्या होता है दोस्त, मीठी होता है, एस्टर का गंध मीठी होता है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहेंगे, तो संग्रहित ऊर्जा को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है mgh, ठीक है। या तो मास बढ़ाइए मतलब कि द्रव्यमान बढ़ाइए या हाइट बढ़ाइए, ये स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा ही दोस्त। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक एनर्जी का जैसा मात्रक होता है ये होता है जूल। और गतिमान वस्तु में कौन ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक फॉर्मूला होता है ½ mv², ये भी आपको देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्या दर्शाता है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है विस्थापन को। क्या दर्शाता है दोस्त, विस्थापन को। वस्तु द्वारा लिया गया समय, वस्तु का त्वरण, वस्तु का चाल, उस समय अंतर दौरान वस्तु का विस्थापन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये विस्थापन को दर्शाता है। आइए समझते हैं विस्थापन किसे कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं और डिस्टेंस समझते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो, जैसे हमको ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और यहाँ पे आया, तो ये ए से शुरू किए, बी गए, सी गए और डी पर आए, तो ये क्या हो गया, ए से डी की जो रास्ता हो गया डायरेक्ट ए से डी, जिसको हम अभी कर रहे हैं मोटा से, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये ए गए, बी गए, सी गए और डी गए, ये पूरा कवर करेंगे किस में, हम डिस्टेंस में कवर करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलैंगिक प्रजनन की विशेषता दर्शाता है, अलैंगिक बोले तो
असेक्सुअल जिसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन की विशेषता को दर्शाता है। कौन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन दर्शाता है? तो इसमें केवल एक जनक शामिल होता है, मतलब कि इसमें एक जनक शामिल होता है, मतलब पेरेंट इसमें एक ही होता है दोस्त। इसमें जो युग्म होता है, युग्मों का संकलन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन होता है, तो दूगो विक्टिम होता है। हाइड्रा का प्रजनन कैसे होता है? हाइड्रा का प्रजनन बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रजनन बडिंग के द्वारा होता है। सरल अस्थायी उत्तक जो पौधे के भाग को जैसे कि तने, प्रतान को यांत्रिक आलम मतलब मैकेनिकल सपोर्ट और लचीलापन प्रदान करता है, ये क्या है? ये है कोलेनकाइमा, जिसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधों के कोमल भागों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है जाइलम। जाइलम से क्या होता है और फ्लोएम से क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जल और खनिज का जैसे ये क्या करता है, ऊपर पौधे को ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ट्रांस करता है। गेंडे, व्हेल, हाथी संचार के लिए श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का प्रयोग करता है। किस आवृत्ति का प्रयोग करता है बताइए? कि ये करता है इंफ्रासाउंड का। ये क्या करता है? इंफ्रासाउंड, अपश्रव्य ध्वनि, जिसे क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से ये क्या होता है? कम होता है। ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो 20 हर्ट्ज से ये कम होता है। इसे क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। और जो ह्यूमन जो सुनता है, मनुष्य जो सुन सकता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये 20 हर्ट्ज से ये 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है मनुष्य। और 20,000 ज्यादा से 20,000 जो HZ से अधिक का जो ध्वनि होगा उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। SOUND, अल्ट्रासाउंड, जो हम लोग पेट उट में या फिर इलाज कराते हैं अल्ट्रासाउंड। ध्वनि का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ये होता है हर्ट्ज। ये होता है हर्ट्ज। इसे बोलो HZ से हम संकेत से यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन के निर्माण के दौरान भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समझते हैं? भौतिक परिवर्तन मतलब कि कोई भी चीज को आप बिगाड़ दो तो ये फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अंडू का व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो केमिकल रिएक्शन है, ये क्या होगा? इसमें अंडू की व्यवस्था इसमें नहीं है। एक बार जो हो गया ये वापस नहीं आएगा। तो हमको भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो जल में लवण का भी है, ठीक है। जल में लवण का भी, उसमें क्या करेंगे? जब इसको हम घोर देंगे, मतलब मिला देंगे, विलीन ना देंगे, तो इसको हम आग पर चढ़ा करके, आग लगा करके इस पे वाष्पित कर करके हम फिर से लवण प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? लवण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जंग लगना क्या है? जंग लगना, रस्टिंग क्या है? रस्टिंग एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्त। इसको रस्ट को आप हटा थोड़े नहीं दीजिएगा, तो रस्टिंग एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि दूध का फटना, दूध फट गया, तो दूध फट गया मतलब कि दही बन गया, ठीक है। कर्ड, दही बन गया, तो दही को आप दूध बना दीजिएगा? नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये फिजिकल चेंज है। मतलब कि आप बर्फ जो पिघल जाएगा तो फिर से उसको बर्फ बना लीजिए, फिर से पिघला पानी, पानी से फिर बर्फ, ठीक है।
अब बात आया है स्टोमैक का। स्टोमैक के बारे में हम देख लेते हैं। हमारे आमाशय में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, स्रावित होता है। इससे क्या होता है, मुख्य रूप से पचाने का काम। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवतल दर्पण, तो देखिए एग्जैक्ट हम आंसर बता देते हैं। जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है, ठीक है, जब जैसे कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि केवल 1/3 सही है। तो जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण अपनी फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बिंदु के साइज का प्रतिबिंब बनाता है दोस्त। ये अवतल दर्पण का कार्य है। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है। तो अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम है यह है कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इसको, हम कन्वर्जिंग मिरर के रूप में कहते हैं। जैसे वाहनों का जो रियर व्यू मिरर होता है, ये पीछे हम लोग देखते हैं, उसमें क्या लगता है, ये कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं। और समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होता है ये अनंत होता है, ठीक है दोस्त, ये इनफाइनाइट होता है दोस्त। नेक्स्ट, असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ के आकार के बारे में क्या कहा जा सकता है। असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ के आकार के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो यह एक वक्र रेखा होती है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। यह क्या होता है, वक्र रेखा होता है दोस्त। असमान त्वरण में वेग समान दर से नहीं बदलता है, इसलिए वेलोसिटी का टाइम का जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, कर्व्ड होता है दोस्त। एक पुरुष रोगी में शुक्राणु गतिशीलता कम है, किस मामले में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां के ठीक से काम न करने की सर्वाधिक संभावना है। बताइए, पुरुष रोगी में शुक्राणु गतिशीलता कम है, इसका कौन सी जो अंग है वो कम काम करता है। तो ये कौन चीज ग्रंथियां कम काम करती है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथियां और शुक्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथियां और शुक्राशय कम काम करता है दोस्त। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होती है, तो वृषण टेस्टीज में होता है। क्या होता है, वृषण टेस्टीज में होता है दोस्त। और शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो एस्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलता है, इस पर याद रखिए, जीनेसिस बोलते हैं दोस्त, एस्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और पुरुषों का जो प्रमुख जो लैंगिक हार्मोन है ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। नेक्स्ट, बोरबरी के अनुसार M कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं दोस्त। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n² होता है। आज जो सेल जो शुरू होता है ये KLM सेल, इसका संख्या देता है 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि M सेल में, तो M सेल का नंबर क्या है 3, तो n बराबर 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 होता है। और K सेल में कितना होगा उसी प्रकार से, तो K सेल में हो जाएगा ये 2, और L सेल में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और इसमें तो 18 बताए रही। तो उसी प्रकार से ये प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, तो ये ऋणात्मक चार्ज होता है। कौन सा गुणधर्म किसी यौगिक को मिश्रण से विभेदित करता है, मतलब उसको विभेद करता है। तो ये निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं। क्या होता है इसका, निश्चित संगठन और गुणधर्म होता है दोस्त। यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ा होता है, यौगिक में, ठीक है, लेकिन मिश्रण में इसका कोई अनुपात नहीं होता है। जैसे कि H2O क्या होता है, वाटर होता है, H2O वाटर होता है। तो इसमें एक निश्चित जो संख्या है, जो मतलब हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात है, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। लेकिन जैसे कि हो गया एयर, हवा का क्या निश्चित अनुपात है,
ठीक है। इसमें तो विभिन्न विभिन्न गैसों का मिश्रण है, कोई ऐसा परमानेंट तो ये नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण में और यौगिक में अंतर आप समझ गए। लैंगिक जनन करने वाले पौधे में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन से तो पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल परिवर्तन में सहायक होती है। क्या होती है? पर्यावरणीय परिवर्तनों में ये सहायक होती है दोस्त। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। लैंगिक जनन में सामान्यतः दो युग्मों का संलयन होता है। एक क्या होता है? मेल, दूसरा क्या होता है? फीमेल। फीमेल मतलब नर और मादा, ठीक है। इस मेल मतलब कि एक डोमिनेट हो गया, लेकिन आप समझिए नर एंड मादा किसी भी हो, तो ये संलयन से जो बनता है ये बनता है जाइगोट। ये बनता है जाइगोट बनाता है दोस्त। यदि किसी संख्या का 3/5वां भाग उस संख्या के आधे से 4 अधिक है, उस संख्या के आधे से 4 अधिक, तो कोई संख्या कौन सा है? यदि किसी संख्या का 3/5वां भाग, तो किसी संख्या का 3/5वां भाग उस संख्या के आधे से 4 अधिक है, तो मतलब ये ज्यादा है, तो इसको बराबर कर लेंगे, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6x माइनस 2 पंच 10, 5x बराबर 4। x बराबर कितना हो जाएगा? 40। राइट आंसर। एक आदमी को प्रत्येक माह 1890 का वेतन प्राप्त होता है, तो वह प्रत्येक माह अपने वेतन के 30% की बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो एक आदमी को प्रत्येक माह वेतन कितना है? 1890 रुपया वेतन प्राप्त करता है। वह प्रत्येक माह अपने वेतन के 30% बचत करता है, तो बचत ही करता है 30%, तो खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा 70%। तो इनको काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 3 हो गया। तो बस एक ही ऑप्शन में लास्ट में 3 है, यूनिट डिजिट से इसका आंसर सब ये हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को दिन में पूरा कर सकते हैं। ये छूट गया है, मतलब कि ए और बी कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो 6 2/3 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी 7 1/9 दिन में। बी और सी इसे 7 1/9 यहाँ लिख देते हैं, 7 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए सी 5 1/, ठीक है, 5 1/3 में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि तीनों मिलाकर कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में? 18 2 20/3 दिन में। बी प्लस सी तो 9 सत्ते 63 64/9 दिन में। और सी प्लस ए ये क्या कर रहा है? 5 या 15 16/3 दिन में कार्य करता है। इसका हम एलसीएम लेते हैं, हम टोटल कार्य निकालते हैं। तो 20 64 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20 16 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? इसको एलसीएम लेंगे, चलिए हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व किया जाए। तो 20 64 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 4 से 4 5 20, 16 चौका 64 और ये 4, फिर 4 से 4 चौका 16, 4 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 320 इसका टोटल वर्क हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 16 16 दूना 32, 16 48 48, इसका एक दिन का काम 48 यूनिट करेगा। ये है 64 64 पंचे 320, तो 9 पंचे 45, इधर 3 से 16 16 दूना 32, 20 20 60। तो इसका काम करने की ये स्पीड है। तो कह रहा है कि वो काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए इधर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ये 320। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 320 नहीं होगा, इसको जोड़ करके। तो 8 और 5 13, 3
5 4 9 अच्छा 15 मतलब 153/2 हो जाएगा। तो 153 इसको गुना में 2 कर लेंगे तो 32 दूना 64/153। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्त। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2/6 सही 2/5 लिखा हुआ है, 3 नहीं था, यहाँ पर 5 था। वह आप इसी प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा दोस्त। इसमें कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं, बस प्रोसेस वहीं कर दिए, यहाँ पे 5 कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 128/31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। इसका आंसर 128/31 हो जाएगा। 4 सही 4/31 क्या जाएगा 4 सही 4/31 इसका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, एक वस्तु को 36% और 10% के 2 क्रमिक छूट के बाद 7200 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। एक वस्तु ले लिया जाए, उसको 36% की छूट दिया, 36 4 40 और 60 100 छूट दे दिया, फिर इसको 10% की छूट दे दिया जाए तो कह रहा है तब उसको 7200 में बिकता है। 0 से 0 9 8 72 ये 80 कट गया, 8 दाहिन के 80 8 8 64, फिर इधर 2 चौका 8 2 पंचे 10, फिर 4 से 25 25 पंचे 125 12,500 इज वाइट आंसर। एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दूरी 70 बट्टा, ठीक है 70/60 कुल तय किया दूरी बटा कुल घंटा होता है। इस बार ये 80 किलोमीटर दूरी तय किया और 80 के स्पीड से तय किया तो 1 घंटा लगा। इस बार ही 50 किलोमीटर दूरी तय किया और 50/40 ये इतना इसको घंटा लगा। तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ देना है तो कितना होगा 8 7 15 मतलब कि 200 किलोमीटर का ही यात्रा किया टोटल। इसको समय कितना लगा तो 7/6 प्लस 1 और प्लस 5/4 इसको टोटल समय लगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 12 6 दूना 12 7 दूना 14, इधर 12 से 12, इधर 4 तिया 12 5 तिया 15, तो 12 15 27 27 4 31 31 10 41/12 तो इसको 41/12 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करके आंसर इसका आ जाएगा दोस्त। चलिए डिवाइड करते हैं, 12 दूना 2400 भागा 41 कर लेते हैं। 4 चौका 16 4 पंचे 20 4 छक 24 तो नहीं होगा, 4 पंचे 20 ही सही है, 5 5 5 चौका 20 तो इधर क्या आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा ये 0। तो इसको अब 8 से कर लेते हैं तो 1 8 8 चौक 32 8 2 10 हाथ में 1 3 2 5 22 आ गया, पर 58 आ गया तो बस खेल खत्म। यदि दो संख्याओं का HCF 12 और उनके गुणनफल इतना है तो दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। तो फॉर्मूला पता ही होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमको दिया ही हुआ है कितना 2160 दिया हुआ है और हमको HCF पता है कि ये 12 है तो हमको LCM निकालना है तो बस उसको कर देना है। तो 12 का 12 9 12 96 0 180 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक खिलौने के अंकित मूल्य पर नकद भुगतान के लिए 10% का छूट देता है और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने का क्रय मूल्य कितना है जिसका अंकित मूल्य 880 है। तो 880 पर उसको 10% का छूट देता है। 10% के छूट देने तो क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य नहीं पता है तो सीपी को हम 10% लाभ होता है, 10% लाभ कर दिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, सीपी बढ़ा तो ये कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 11 से 11 88 हो जाएगा, 8 9 72 720 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, P और Q मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में पानी से भर सकते हैं यदि P अकेले, P और Q, P प्लस Q इसे 15 घंटे में पानी से भर सकता है, P अकेले उसे 24 घंटों में भर सकता है, Q
क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग कितने घंटों में पानी से भर देगा? भाई क्यू अकेला मतलब कि ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक का बोल रहा है कि 1/4 भाग कितने देर में भर दोगे। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा? 120। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। 24 पंचे 120। तो क्यू कितना कितना के स्पीड से काम करेगा? तो क्यू 3 के स्पीड से काम करेगा। 3 के स्पीड से काम करेगा, 1 × 4 बार 4 × 12 30, इसको 10 दिन में लग जाएगा। बात खत्म। एबीसी में डी पर बीडी लंब एसी है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो बीडी पर बी और डी पर एसी, सॉरी बीडी लंब एसी है, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम। ये एसी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, तो बीडी लंब हो गया एसी, ठीक है। डीबीसी 21 है, डीबीसी ये मान 21 दिया हुआ है, ओके गुड। ई पर ई बीसी पर, ई बीसी पर इधर ही कोई एक रेखा है, इस प्रकार में सी ए ई देख लीजिए, सी ए और ई, ई ये कितना मान है इसका? 27। तो पूछ रहा है ए ई बी क्या होगा? ए ई बी, ए ई और बी मतलब हमको ए कोण के बारे में पता करना है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, इसको भी 90 बाद है तो 30, ये हो गया 63, ये 63 हो गया तो 70 हो गया, 70 110, तो कितना हो गया? और फिर इसके बाद ये भी हो ये 4 गो, ठीक है, तो उधर हमको जाना ही नहीं है। फिर चल जाएंगे हम उधर, तो फिर जाइए 63, 63 है 21, कितना हो जाएगा? तो 180 में से हम ये तीनों संख्या, तीनों कोना तो 180 होता है, 180 में संख्या घटा देंगे, 21 33 21 चुप 84 को घटा देंगे, तो 84 या 6 90 या 90, कितना हो जाए इसका आंसर? 96 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको सरल करने के लिए कह रहा है, तो 44 से क्या हो जाएगा? 12 गुने में 7, तो 12 से तो कितना हो जाएगा? ये 84, प्लस कह रहा है 8 और 5, 8 पंचे 40 और माइनस 10 और 6 60, 10 छके 60, तो ये कितना? 20 घटा दें, 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 और 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, 60 और 70 के बीच, तो 60 के बाद क्या होगा? 61 62 63 64 65 66 67, बस 67 ही 2 ही है, 68 69 तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 50 से 58 के बीच, तो 51 हो गया, 52 हो गया, 53, 53 तो होगा, 53 54 55 56 57, ये सब डिविजिबल से 53 नहीं है, तो इसको सॉल्व कीजिए दोस्त। आप लोग भी इसको सॉल्व करते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। 50 से 58 के बीच 4 के गुणजों का, ठीक है, ये क्या रहा है? 4 के गुणजों का, तो 52 तो होगा ना गुणज, ये 13 चौका 52, ठीक है, 14 चौका 56, तो ये 52 56 हो गया और 164 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये 8 6 2 12, 64 दूना 128, 64 हो गया, इसका ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, इसका कितना हो गया? 54, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 10, करेक्ट आंसर बी। 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु के गोलाकार गेंद का कुल द्रव्यमान इतना है, गेंद को 5.6 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है, तो क्या करना है दोस्त बताइए। सबसे पहले द्रव्यमान को किलोग्राम में, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ इसका? 3.168, किसको हम जब इसको ग्राम में लाएंगे तो कितना होगा? 3168 ग्राम, ओके। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। चलिए, तो मास घनत्व डेंसिटी दिया ही हुआ है, मास बाय वॉल्यूम, तुमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो मास कितना दिया हुआ है? मास तुमको दिया ही हुआ है 31 और 60,
और हमको 3.5 दिया हुआ है, तो इसको जो काटे काटा पिट्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 905.14। अब गोले का आयतन, जब वॉल्यूम हमको पता चल गया तो गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, जो कितने के बराबर है 905.14 के बराबर है। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम, त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको चलिए हम r बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे, इसको सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, गोला का सरफेस एरिया 4πr², ये सरफेस एरिया होता है। तो 3168 को 7 से डिवाइड हम कर लेंगे दोस्त, और इसको कितना से गुना करेंगे 5.6 से हम गुना करके इसको टोटल खर्च ला लेंगे दोस्त। टोटल खर्च कितना आएगा ये, तो डिवीजन है इसका, तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आएगा ना, तो 6×48। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 2534.4, ये इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, 496 मीटर और 490 मीटर लंबी दो ट्रेन ए और बी 12 मीटर प्रति सेकंड और 22 मीटर प्रति सेकंड के समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर मतलब इधर से और इधर से आ रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेंगे, 4 4 8 1 9, ठीक है, 96 या 400, तो कितना हो जाएगा इधर, इसको 10 दे देंगे तो ये कितना बच जाएगा 86, 986 हो जाएगा जोड़, और दोनों को स्पीड जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 34 मीटर पर सेकंड है। तो इसको डिवाइड करना है बस, और कुछ करना तो है नहीं। 2 से कर लेते हैं, 2 चौका 8, 2 नंबर 18, 2 तिया 6, और 2 से 17, 17 दूना 34, 34 6 40, 9 6 15, 153, 17 नमा 17 53 से 29। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि वह व्यय 560 रुपये है तो उसका आय कितना है, तो 560 रुपया व्यय है, 60% बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा दोस्त, 40% करेगा ना। तो परसेंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 चला आएगा, तो 0 से 0 है, 14 चौका 56, 1400 इज करेक्ट आंसर। 9 फरवरी 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 रुपये पर 7% साधारण ब्याज संधारण ब्याज, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो इसमें 9 फरवरी से काउंट किए, 9 फरवरी हो गया तो इसको 2023 लीप ईयर है नहीं, तो 28 से तो 19 दिन इधर, और मार्च 31, फिर अप्रैल में 23 दिन, कितना हो जाएगा 73 डेज, ये हो जाएगा 73 डेज दोस्त। टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, आप भी काउंट करिए, ये टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 73 डेज दोस्त। तो इसका ब्याज निकाला जाए। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 2000, आर रेट ऑफ परसेंटेज इज 7%, टी 73/365, इसको r बाय 100 हो गया। गुड, निकालना है, 00 से 00 काट देंगे, ये 3 पंचे 5 पंचे 35, तो ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 चौका 20, 7 चौका 28 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। इतना के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, 469 से 474 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितना है। गुड, चलिए बनाते हैं, कितना अभाज्य संख्या है, 4 से 70, 4 से 71, 472 और 473, यही है। वेरी गुड, 470 तो बिल्कुल नहीं, 471 पे कुछ सोचते हैं। 471 को 8 4 12, ये 3 से डिविजेबल है,
4 से 72 200 है, 7 3 10 4 14, तो ये 4 3 7, ये 11 से डिविजेबल है, तो कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, 0। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 60% मतदाताओं ने मतदान किया, इसमें से तो कुल मतदाता मान लेते हैं 100, 60% मतदान किया 60, 75% उम्मीदवार ए को वोट दिया, तो चलो ए भाई को दे दिया 75, तो कितना होगा 15 45, मतलब 45 ये दे दिया 75%, ये 25% इसको दे दिया बी को। यदि बी उम्मीदवार को 7500 वोट मिला तो 7500 वोट मिला, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 75 300। क्या पूछ रहा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30 गुने 100 बराबर 30,000। ओहो, 15 पंचे 75, 15 तिया 75 नहीं, 15 पंचे 75, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, ये 50,000 इज राइट आंसर। 8 वर्ष पहले अमन की आयु और रिया की आयु का अनुपात इतना था, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, ठीक है, तो 4x बटा 3x। इसमें से कह रहा है कि दोनों को जोड़ देंगे, 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, तो 16, ये भी 16, तो कितना 5 बटा 4 आ जाएगा। चलिए 4 चुका 16x प्लस 16 चुका 64 बराबर 5 तिया 15x प्लस 16 पंचे 80, गुड। तो x बराबर, ओहो, इसको घटा देंगे तो कितना 6, एक 16, x बराबर कितना हो जाएगा 16। तो क्या पूछ रहा है, अमन की वर्तमान आयु, अमन मतलब पहला वाला क्या है, तो वर्तमान आयु 16 चौका 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72। सुनिए रही, यदि इतना का मान इतना है, यदि इतना का मान इतना दिया हुआ है तो इतना का स्क्वायर करना है हमको, तो इसको स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, तो इसको काट देंगे तो 2 बच जाएगा, इसको स्क्वायरिंग है तो 36 में से ये 2 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 34, ऑप्शन डी। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए किसी वस्तु पर छूट प्रदान करता है, तो कह रहा है कि स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य कब प्राप्त होगा, मैक्स विक्रय मूल्य एसपी कब होगा, जब डिस्काउंट हम कम देंगे, जब डिस्काउंट जो हम कम देंगे तो हम विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए डिस्काउंट इसमें कम दे रहा है, 14% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है भाई साहब, 14% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो लिखिए 14% प्लस 14% माइनस 14 का स्क्वायर 196, बस 96 चर्चा 200 हो गया, 2 हो गया, तो इधर 12 बच गया, 12 16 कितना हो जाएगा 26, 26.40, पहला से ये आया। 22% की छूट के बाद 29% की छूट दिल के, तो 22% की छूट दिया प्लस 29% की छूट दिया, इसको माइनस 22 गुने 29, क्या हो जाएगा 22 गुने उसको 29 से हम गुना करेंगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा, तो 29 दूना 58, हाथ में 5, 29 दूना 58 और 5 63, तो ये जो है 6.38, 2 40 62, 7 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, इधर 44, 22 फिर 22 बचा, 44.62 इज राइट आंसर, तो दूसरा से ये आ गया। फिर तीसरा से 22% और 7% की क्रमिक छूट दे रहा है, चलिए 22% और 7% की, 22 154, 54 6 60, 40, 2 हो गया, 5 बच गया, तो 22 5 27 इतना हो गया, गुड। 14% की छूट के बाद 6% छूट देता है, 14% की छूट के बाद फिर 6% का छूट 84, 84 6 90 और 10 100, तो इधर 5 19, सबसे कम डिस्काउंट कौन देने वाला व्यक्ति है, देख लीजिए, तो ये चौथा राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 46 किसको सोल्व करना है दोस्त, चलिए सोल्व कीजिए इसको। तो फॉर्मूला को हम जानते हैं दोस्त, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए,
ये सब पे रूट है। और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर ए। और 3 दिया हुआ है। 1 - sin स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर ए। तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये? 2 कॉट ए साइन ए बट्टा 3 सेक ए इंटू कॉस ए। और सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। तो 2 कॉस ए बटा 3, 2 कॉस ए बटा 3 बराबर ऑप्शन ए करेक्ट। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 पाई वर्ग इकाई है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है गोले का? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का चौगुना होता है, बराबर 144 पाई है। तो पाई से पाई काट देंगे, 4 से 4 तिया 12, 4 छक 24, आर बराबर 100। प्रक्षेपण इतना दिया हुआ है का समांतर माध्य क्या है? माध्य निकालना है तो इसको जोड़ना होगा दोस्त। चलिए जोड़ते हैं। 6 6 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 2 25, 25 9 25 5 30, 4 34, 34 2 36, 37, 37 7। ये भाई गड़बड़ हो गया। 6 6 12, 6 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 23 7 30 2 32, 32 2 34, 34 1 35, 35 7 42, हाथ में 4, 9 9 18, 18 18 8 26, 26 2 28, 28 5 33, 33 33 33 8 41, 41 7 48, 48 4 52, मतलब 522। इसमें कितना है? 9, 9 से इसको हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 7 9 72, 58 इज करेक्ट। यदि x + 147 का मध्यानुपाती 63 है तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्त। x और 147 का मध्यानुपाती, मध्यानुपात। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर होता है √xy। तो x तो दिया ही हुआ है, y बराबर 147 है। रूट हटाने के लिए दोनों बड़े स्क्वायर करेंगे तो 63 गुने में 63, x × 147 है। तो क्या निकलेगा x का वैल्यू? x का वैल्यू निकल जाएगा, इसको काटा पीटी। तो 7 दूना 14, 7 1 7, 7 9 63, 22 तिया 63, 9 तिया 27, करेक्ट आंसर है। यदि 441 केले 3 बंदरों के अनुपात तीन बंदरों में वितरित किए गए तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे? अनुपात क्या है? देखिए दोस्त, अनुपात छूट गया है। 7/9 अनुपात 3/2 अनुपात 2/5। तो ये अनुपात दिया गया है। तो इसको अनुपात में इनको बांटना है। तो अनुपात कैसे करेंगे? तो ऐसा संख्या लेंगे जो सभी को काट सके, तो एलसीएम होगा। तो 9 दूना 18, 18 पंचे 90, 9 दहन 90, 70 हो जाएगा ये। 90 तो 45, 45 दिया 135, इधर 90 आता, 18 18 दूना 36। तब जोड़ेंगे तो कितना हो? 6 5 11 और 4 8 13, 17 7 24, मतलब कि 241। ये रेशियो एग्जैक्ट उसी का अनुपात आया। तीसरे बंदर को कितने मिला? 36 इज राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? सॉल्व कीजिए। देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 4 से, और इसको 2 से, फिर इसको 4 से, फिर इसको 2 से होगा, तो 128 इज करेक्ट आंसर।
7 डब्बे ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ए और ई के बीच में 2 डब्बा रखा गया है। कितना डब्बा है दोस्त? ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में 2 डब्बा है। ये ए ऊपर है या फिर ई ऊपर है तो पता नहीं, तो इस बार से एक दूसरा भी डब्बा हम लोग बना लेंगे। ये इस प्रकार का क्रम, ठीक है। अब जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है। जी के ऊपर केवल एफ है, तो मतलब कि जी के ऊपर केवल एफ है। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्रमबद्ध करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 डब्बा है। जी के ऊपर, तो जी का लोकेशन फिक्स हो गया, जी के ऊपर केवल एफ है, क्लियर है। ई के नीचे कोई डब्बा नहीं है, तो ई भी क्लियर हो गया। ई के नीचे कोई डब्बा नहीं है, तो ई नीचे हो गया, तो इसके 2 डब्बा छोड़ करके ए का भी लोकेशन फिक्स हो गया। वेरी गुड। जी के ऊपर एफ को रखा गया है, यहां तक क्लियर हो गया है। ई के नीचे डब्बा नहीं, ये भी क्लियर है। सी को डी के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ये जो डी है, डी के नीचे मतलब किसी स्थान पर रखा गया है, किसको? सी को, लेकिन बी के ऊपर किसी स्थान पर, किस बी के ऊपर, जस्ट ऊपर नहीं, इसीलिए ये ऊपर रखा गया है। डी के ऊपर कितने डब्बे रखे गए हैं? डी के नीचे सी है। अगर हम डी यहां रखेंगे, अगर हम डी यहां रखते हैं यहां पर, तो क्या होगा? सेट नहीं करेगा। लेकिन हम डी अगर यहां पे रखे तो डी हो जाएगा नीचे, तो नीचे यहां पर सी आएगा, लेकिन बी के ऊपर है। चलिए, क्लियर हो गया। तो क्या कर रहा है, डी के ऊपर कितने डब्बा है? तो डी के ऊपर 2 डब्बे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसको सोल्व कीजिए। तो एल 12 अदू 14, 14 अदू 16, 20 दू 22, 10 दू 12, 12 4 16, 22 4 26, 16 4 20 होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है, और 14 4 18, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो ये और ये अगला चिन्ह पर क्या आएगा? ये अगला चिन्ह डब्लू वाला आएगा। तो क्यू 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा? वाई। वेरी गुड। 18 दू 20 दू 22 दू 24 दू 26, तो यहाँ पे जेड, तो वाई के बदला में जेड एक ही में है, तो इसीलिए सी इज करेक्ट आंसर। सभी वृक्ष क्या है? नाव है। तो सभी वृक्ष नाव है। वेरी गुड। कोई पेन नाव नहीं है, मतलब कि पेन से जो रिश्ता है ये नाव का एकदम कटा हुआ है। ये नाव का रिश्ता से कटा हुआ है, पेन का रिश्ता नहीं। सभी कंघी वृक्ष है, तो सभी कंघी, इसमें जो कंघी है ये सभी कंघी वृक्ष है। निष्कर्ष में है कि सभी कंघी नाव है, सभी कंघी नाव है, तो करेक्ट है ना? सभी कंघी वृक्ष है, सभी वृक्ष नाव है, तो सभी कंघी नाव है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई पेन कंघी नहीं है। क्या नहीं है? कोई पेन कंघी नहीं है, तो ये तो करेक्ट है, कंघी नहीं है, क्योंकि कंघी इसके अंदर में है, नाव के अंदर में, इसीलिए नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो पेन से और नाव में दोनों में झगड़ा है मान लीजिए, तो इसके अंदर में जो आएगा उससे भी झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया? सही। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज अनुसरण करता है। 5 व्यक्ति LMNOP एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तीसरे स्थान पर N बैठा हुआ है। M N का निकटतम पड़ोसी नहीं है,
मतलब कि n का निकटतम न इसको बाएं बैठा है न इसके दाएं बैठा हुआ है। चलिए, p n का ठीक बाएं पड़ोस में है। p जो है n के बाएं पड़ोस में, n के बाएं पड़ोस में है। ये उत्तर की ओर देख रहा है तो बाएं इधर होगा, तो p इधर हो गया। p o के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, o के ठीक दाएं पड़ोस में, तो o के ठीक दाएं पड़ोस में p बैठा हुआ है। तो कह रहा है n और m के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो n और m के बीच में, तो n के पड़ोस में तो ना m बैठेगा न m दाएं बैठेगा न बाएं बैठेगा, तो m यहाँ बैठ जाएगा। बाद बाकी कौन बचा, l। तो कह रहा है कि n और m के बीच में कौन है, तो l है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सेट दिया हुआ, इसके आधार पर अगला सेट कौन सा होगा दोस्त, इसका आंसर बताना है। चलिए सोल्व किया जाए। तो 6 का 18, 19, 4 12, 1 13, 5 का 20, 1 21, 7 21, 1 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16, 28, 42, 58 और 76 दिया हुआ, अगला संख्या क्या आएगा दोस्त। चलिए हल किया जाए इसको। 10 सेकेंड यू हैव टाइम। चलिए स्टार्ट किया जाए। इसमें क्या हुआ है तो देख लीजिए, इसमें 12 जुटा हुआ है, इसमें 14 और ये 16। 12 आ 2 14 2 16, ये 18 आ 2 20, 70 20 90 6 96 इज करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर YUTU का संबंध एक निश्चित तरीके से XTST से है। उसी प्रकार FBAB का संबंध EAZA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए GCBC का संबंध किस विकल्पों से है। तो YUTU का संबंध इस प्रकार से है। कैसे कैसे है देख लीजिए। इसमें क्या हुआ है, सब में एक कम किया गया है। वेरी गुड, तो हम भी कम कर देंगे। G से एक कम क्या हो जाएगा, F। C से एक कम B, B से एक कम A और C से कम B। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एकल अंकीय संख्या है, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। इसमें दो संख्या नहीं है, कहने का मतलब 35 नहीं है, 64 नहीं है, केवल 3 और 5 है। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, मतलब कि ओड नंबर है, जिनके प्रत्येक ठीक पहले विषम संख्या है, ओड नंबर है, और ठीक बाद सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। वेरी गुड। तो ये 3 5 1 तो ये हो गया। फिर अगला देखा जाए, ठीक ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। कितना संख्या हो गया टोटल? टोटल 1 2 3 एंड 4 संख्या इज करेक्ट आंसर। निश्चित कूट भाषा में AB का अर्थ है क्या है? प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ है पुत्र। माइनस का अर्थ क्या है? पिता। वेरी गुड। गुना का अर्थ क्या है? भाई। और भाग का अर्थ क्या है? यह है पुत्री। तो कह रहा है Q का कौन है? P पुत्र है। तो Q का P जो है पुत्र है ऑफ कोर्स। S का भाई है Q, S का भाई है Q। T का पुत्री है S, T का पुत्री है S। R का पिता है T, R का पिता है T। वेरी गुड। तो R क्या पिता हो गया T। P का R से क्या संबंध है? P का R से क्या संबंध है? तो ये भाई का पुत्र होगा। ऑप्शन डी। ABCDEFG एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर उन्मुख है, मतलब कुल व्यक्ति कितना है? 6, और ये केंद्र की ओर देख रहे हैं। B F के
दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 तीसरा स्थान पर कौन है? बी। वेरी गुड। डी जो है सी के बाईं से दूसरे स्थान पर है। डी जो है सी के बाईं से दूसरे स्थान पर है। ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई बी के ठीक बाईं ओर है। ई जो है बी के ठीक बाईं ओर है। ए के बाईं ओर से गिनने पर ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ऑफ कोर्स, चलिए उनको बैठाया जाए। तो सी के बाएं सी के जो बाएं हैं ये दूसरा कौन है? सी के बाएं दूसरे और डी है ऑफ कोर्स। और सी के जो दाएं हैं, सी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है? ये है ए। तो सी के दाएं ओर, तो यहां पे इसको सी बैठाएंगे 1 2 3। इसके दाएं ओर कौन आएगा? ए। और सी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा यहां पर डी हो जाएगा। सी का और कहीं बैठाएंगे तो इसका आंसर नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो ए के बाईं ओर से गिनने पर ई के बीच में तो केवल बी आता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विशाल बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलिए दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर ड्राइव करवा लीजिए। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। वेरी गुड। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। अच्छी बात है भाई। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर पहुंच जाता है। और शुरुआत कहाँ किया था? बिंदु ए से। एक्सलेंट। बिंदु ए पर वापस जाने के लिए इसको यहां पर आना है, बिंदु पी से इसको डॉट 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 यहां पर आना है। न्यूनतम दूरी कितनी, उसे किस दिशा में ड्राइव करना होगा? देख लीजिए, इधर 10 है इधर 2, तो ये 12 ई भी कट गया और 12 से ई भी कट गया। 4 आ 3, 4 से 4 कट गया। इधर ये कितना दूरी बच गया? 3। ठीक है, तो 3 किलोमीटर किधर? पश्चिम की तरफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, ये एकल अंकीय संख्या है। ऐसे कितने विषम अंक है, मतलब ओड नंबर है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है? ओड नंबर है, 2 ओड नंबर आ गया। बाद में पूर्ण एक वर्ग है, स्क्वायर है। चलिए, और दे दिया है कि एक भी क्या है? पूर्ण वर्ग के श्रेणी में आता है। चलिए, ओड नंबर और फिर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पहले देख लेते हैं। ओड नंबर स्क्वायर। एक्सेलेंट, एगो मिल गया। स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये ओड नंबर नहीं मिला। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये तो ओड नंबर स्क्वायर नहीं मिला। स्क्वायर स्क्वायर, अब तो स्क्वायर एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, ठीक है, मतलब कि बाएं से दाएं करना है, तब इसको अवरोही क्रम में कर लेना है दोस्त। चलिए 10 सेकेंड यू हैव सोल्व। चलिए बाएं से दाएं अवरोही क्रम में कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा सबसे बड़ा? 8 7 6 5 4 3 2 1, खत्म। अब क्या कर रहा है? इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे मतलब कि ये, और दाएं से दूसरे मतलब कि ये, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो ये 12। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? वेरी गुड। चलिए इसको
ट्राई करके सोल्व कीजिए। वेरी गुड। 3 बैक 3 बैक 3 बैक 3 बैक, तो क्या हो जाएगा 17 क्यूब। एक्सलेंट। 3 बैक 3 बैक 3 बैक 3 बैक, तो कितना f। फिर 3 बैक 3 बैक 3 बैक और 3 बैक, और 3 बैक करेंगे तो 16 3 19। QFP इज राइट आंसर। 7 डिब्बे BDEPSTW के ऊपर एक केक रखे गए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। B के ऊपर केवल 3 डब्बे रखे गए हैं। चलिए डब्बा बिठाते हैं। 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा 6 डब्बा और एक 7 डब्बा। वेरी गुड। B के ऊपर केवल 3 डब्बा रखे तो B का पोजीशन फिक्स। P और B के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। P और B के बीच में एक डब्बा रखा गया है, लेकिन P ऊपर है कि B ऊपर है इसका पता लोकेशन हमको नहीं है, तो B ऊपर कर देंगे डैश और P। चलिए एक कंडीशन ये हो गया। P और T के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। P और T के बीच में केवल 3 डब्बे है। ये T है, इनके बीच में 3 डब्बा, और इसका भी कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। समय इसका जो लोकेशन है ये फिक्स नहीं है, तो दूसरा कंडीशन में ये बता दिया 3 डब्बे है। B के ऊपर किसी स्थान पर रखा है भाई, तो B के ऊपर है, ये B के ऊपर है, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ B के ऊपर क्या है, T है, ये फिक्स है। D T के नीचे रखा है, तो देखिए T के नीचे कौन है, T के नीचे, लेकिन कहाँ है, जस्ट है कि क्या है, नहीं है, T के नीचे, लेकिन ये D है, तो ये कंडीशन एक ये है गया। S के ऊपर किसी स्थान पर रखा है E, देखिए S के ऊपर, तो S के ऊपर किसी स्थान पर है कौन भाई साहब, E है। चलिए W P के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा है, ये जो W है ये P के न ऊपर है, ठीक है, और न नीचे है। चलिए ये भी कंडीशन मैच कर गया। S और D के बीच में कितने डब्बे हैं, वेरी गुड। अब चलिए सोल्व किया जाए। देखते हैं। अब देखिए कि B के ऊपर T है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि P और T के बीच में 3 डब्बा आना चाहिए, P और T के बीच में। चलिए एक और हम लोग 7 गो सीटिंग बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, उसको पुट करते हैं। B तो हमारा बीच में है ही। इसके बाद कह रहा है कि B के ऊपर P रख देते हैं एक बारी, तो B के ऊपर एक ऊपर छोड़ के P रख देते हैं, और B के इस कंडीशन में बता रहा है कि B के ऊपर ही T होगा, तो B के ऊपर T जखने होगा तो ये कभी भी हम उसको P को ऊपर हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आएगा ही नहीं। P और T के बीच में 3 गो होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, P को हमें नीचा ही रखना पड़ेगा। ओके, और ये जो कह रहा है ये कंडीशन में कि T के ठीक नीचे है D, T के ठीक नीचे है D, तो P और T के बीच में 3 आना चाहिए, तो 1 2 और 3, 1 2 3, तो यहाँ पर T आ जाएगा, और T के ठीक नीचे D है। ऑफ कोर्स इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब आते हैं इसका, तो P के न नीचे न ऊपर W है, तो P के न नीचे न ऊपर W, तो W का स्थान यहाँ पे चल जाएगा। अब इसका काम कर ले, इसका काम कर लेते हैं, तो E जो है S के हमेशा ऊपर ही है,
काम हो गया। एस और डी के बीच में कितने डब्बे हैं? एस और डी के बीच में, ठीक है। तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, करेक्ट आंसर इज 3। यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस में बदल दिया जाए, भाग को गुना में बदल दिया जाए तो क्या होगा? भाग को गुना में, प्लस को माइनस में, गुना को भाग में, प्लस माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। वेरी गुड। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18, माइनस 4 अब प्लस 9 बराबर x माइनस 5। वेरी गुड। तो 9 अपान 14, 14 अब माइनस में 4 तो 10, 28 हो जाएगा। करेक्ट आंसर x बराबर। एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ ऑफर होप को इस प्रकार लिखा जाता है, होप सेट्स फ्यूचर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो होप के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए होप दोनों में मैच कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी मैच कर रहा है, बाद बाकी कोई चीज मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें SC है नहीं है, TP है, तो TP इज राइट आंसर, ऑप्शन C। एकल अंक की संख्या है, गिनती हमेशा बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितनी विषम संख्याएं है, ऑड नंबर है, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या है, ऑड नंबर ही है, और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या में 3 गो ऑड नंबर कहाँ है? 3 गो हमको ऑड नंबर ढूंढना है, तो ये तो पहले मिल गया, ये दूसरा मिल गया, ठीक है। 3 गो ऑड नंबर आपको चाहिए, 3 गो ऑड नंबर एक साथ, ये भी मिल गया, 3 गो ऑड नंबर एक साथ, ये भी मिल गया। 9 1 3 3 1 5 3 1 3 3 9 1 3 1 3 5 3 5 1 और 5 1 5 और 1 5 9, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया टोटल? करेक्ट आंसर इज 28। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न के अनुसार रखता है। दोनों युग्म का समान पैटर्न था, AF 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया, हम भी 5 जोड़ देंगे। इक्कीस 5 26, करेक्ट आंसर। 6 मित्र एक गोल मेज के परितः केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। 6 मित्र हैं। Q और R दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, तो Q और R का दोनों का निकटतम पड़ोसी P है, ये एक कंडीशन। ये R ऊपर भी हो सकता है, तो इसीलिए Q को इधर कर देता है, ये पहला कंडीशन मैच। U के ठीक बाईं ओर, U के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है R, ओके। V P के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा हुआ है। V जो है P के दाईं ओर, V जो है P के, V जो है P के बाईं ओर, V जो है P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब पहला दूसरे स्थान पर V बैठा हुआ, ठीक है। दाईं S के दाईं ओर से गिनने पर P और S के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? चलिए एक और बनाइए लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। UR हो गया, एक बार Q को इसको ऐसे बिठाते हैं, तो R P और Q ये ऐसे ही बैठेगा ही, क्योंकि R के बाद में इधर नहीं बैठ सकता, क्योंकि P को बीच में लाना है, तो आंसर ऐसे ही बन जाएगा। और कह रहा है कि P के दाएं से, P के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो एक दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? V, और एक भाई साहब बच गया कौन? तो P Q R S, S बच गया, तो S यहाँ बैठ जाएगा।
एस के दाईं ओर से गिनने पर, तो एस के दाईं ओर से गिनने पर पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ऐसे दिया गया, ऐसे क्या होगा? 2, 13 2 15, 10 2 12, 6 2 8, 3 5 8, इधर 10 5 15, तो ऑप्शन क्या होगा सर? 12 4 16, यही हो जाए 80। एकल अंक के संख्या हमेशा बाएं से दाएं करनी है। कितने सम अंक है? मतलब इवन नंबर, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, मतलब इवन नंबर है, और ठीक बाद भी एक इवन नंबर है। करेक्ट। 3 गो इवन नंबर एक साथ देखिए। 244, ये 244, केवल एक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? इसको तार्किक रूप से हमको पूर्ण बनाना है, तो कौन सी संख्या आनी चाहिए? चलिए सोल्व करिए। तीन घटाया, इसमें क्या किया है? 5, 24 5, 24 5 29, 29 में से 7 घटाएंगे तो 22, अब 22 8 31, यही ना प्लस किया हुआ है। 3 5 7 8, 3 2 5, 5 2 7 7, ऐसे को ले ना। वेरी गुड। 9 9 9 9 दोस्त, 9 9, ठीक है। तो अगला क्या होगा? अगला 11, और क्या होगा? घट जाएगा। 520 इज करेक्ट आंसर। कुछ मटर कुत्ते हैं, ये मटर भाई साहब, कुछ मटर कुत्ते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी कुत्ता शावक नहीं है। कुत्ता कह रहा है कि हम शावक नहीं है किसी भी कीमत पे नहीं। कुछ मटर शावक है, बताइए। कुछ मटर शावक है, चलिए सोल्व कीजिए। बिल्कुल शावक। क्या है? कुछ मटर शावक बिल्कुल नहीं है। कुछ मटर शावक नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन पूछेगा तब जाकर ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब पहला तो गलत है। कुछ कुत्ते मटर है, तो इसमें तो कोई संशय वाला बात नहीं है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसको सही करना कैसे बनेगा? 7 जोड़ा, इसमें GL LK KL ST, ऑफ कोर्स, तो बस यही तो इसमें बढ़ा हुआ है। बाद बाकी तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। देखिए आप लोग भी इनको सोल्व करते जाइए मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है कि कैसे हुआ? तो देखिए K से L और S से T, बाद बाकी कोई चीज में हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है, तो बस आंसर। प्रशांत बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 32 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए है और ये दक्षिण की ओर 32 किलोमीटर चल दिए। वह दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर गाड़ी चला देता है। वेरी गुड, चल दिया 29 किलोमीटर गाड़ी, ये चल दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 43 किलोमीटर गाड़ी चला दिया भाई, 43 किलोमीटर गाड़ी चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, एकदम चलाते जा रहा है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर गाड़ी चला दिया और बिंदु पी पर पहुंच गया। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने से कितने दूरी और सबसे कम दूरी उसको तय करना है। ठीक है, जब तक ना कहा जाए 90 डिग्री एंगल का मोड़ होना है। देखिए 43 को और 11 को जोड़ दीजिए, सॉरी 32 को और 11 को जोड़ दीजिए, तो ये दूरी के बराबर ये भी दूरी आ जाएगा। 29 और 54, तो 54 29 दूना 58 में तो 4 कम है, तो कितना हो जाएगा? ये
25। तो 25 डिग्री 25 हम पश्चिम में चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ए पर। किसी निश्चित कूट भाषा में स्पीक द ट्रूथ को ऐसे लिखा जाता है और ट्रूथ ऑलवेज विन को ऐसे लिखा जाता है। तो ट्रूथ के लिए क्या कोड है? देखिए ट्रूथ इसमें भी है और ट्रूथ इसमें भी है, बाद बाकी ना स्पीक इसमें भी है ना द इनमें भी है। तो पीसी इसमें है नहीं, आरडी इसमें है नहीं, तो अगला तो होबे करेगा एसटी और एसटी। बस इसका यही आंसर हो जाएगा। यदि संख्या इसमें से प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में क्या करा जाए, 2 घटाया जाए, तो क्या होगा? तो सम में जोड़िए, इसमें क्या हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो 3, अगर इसमें 2 घटाएंगे तो 3, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो 5, फिर इसमें 2 घटाएंगे तो 1, और फिर इसमें 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7, इसमें 2 घटाएंगे तो फिर 7। तो क्या कर रहा है? इस प्रकार बनी संख्या में से कौन संख्या बाएं ओर से दूसरा होगा? 7 बाएं ओर से दूसरा होगा, तो ठीक है। तो बाएं ओर से, दाएं नहीं, ये बाएं ओर से पूछ रहा है। तीसरा सी, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अब बारी आई जीके की। चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम। चलिए शुरू किया जाए दोस्त। चलिए, तो कह रहा है कि आईपीएल के तो दीवाना दुनिया में सब है, तो आईपीएल, चलिए क्वेश्चन को सही करके दिखाइए। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? बताइए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? सॉल्व करते रहिए। तो ये था सूर्य कुमार यादव। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आईपीएल 2025 में कौन था? सूर्य कुमार यादव। चलिए, ये सूर्य कुमार यादव कैसे खेलते हैं? तो ये बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, ठीक है। आईपीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इनिशिएट किया गया 2008 में। इसे शुरू करने वाला कौन है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीसीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा आयोजित 18वें शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन प्रदर्शनी 2025 के कर्टेन रेजर के लिए स्थल का कार्य कौन किया गया? कहाँ? चलिए सॉल्व कीजिए। तो यह है गुरुग्राम, हरियाणा। अब हरियाणा की राजधानी कहाँ है मेरे मित्र? तो यह है चंडीगढ़। हरियाणा की जो राजधानी है यह है चंडीगढ़, जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से इनको अलग किया गया था मित्र। चलिए, केरल के एक स्कूल में मैकर लैब एडुटेक द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले एआई जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट का नाम क्या है? रोबोट जो स्कूल में पढ़ाएगी उसका नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस। केरल की राजधानी कहाँ है दोस्त? तिरुवनंतपुरम इनकी राजधानी है। इनका राजभाषा है मलयालम। इसका राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल इनका राजकीय पक्षी है। इसका डांस मोहिनीअट्टम और कथकली इज डांस फॉर्म ऑफ केरला। मोहिनीअट्टम कथकली डांस कहाँ पे है?
केरला का। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया? चलिए बताइए। यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बन गया देश। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो इनकी राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन किस नदी पर है? टेम्स नदी पर। लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। इनकी जो मुद्रा है ये पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग इनकी मुद्रा है। किसका? ब्रिटेन का। चलिए, और ब्रिटेन से जो हमारा देश अलग हुआ कब? तो 15 अगस्त 1947 को अलग हो गया। पहलगांव में आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम बताइए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों। ये पहलगांव कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर। इसका लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ देता है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर इनका ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विभाजन कब किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में? तो 31 अक्टूबर 2019 को इनको विभाजन कर दिया गया। किस किस में? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। चलिए, जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख नदियों में कौन है? यह है झेलम नदी। और इसका जो झील है ये डल झील। लेक डल जो है ये है जम्मू कश्मीर। ज्योति याराजी ने राष्ट्रीय खेल 2025 के दौरान किस स्थान पर रिकॉर्ड प्रदर्शन किया? चलिए सॉल्व कीजिए। यह है गंगा एथलेटिक्स ग्राउंड उत्तराखंड। क्या है? गंगा एथलेटिक्स ग्राउंड उत्तराखंड। ठीक है। आप जानते हैं कुछ फैक्ट्स गंगा के बारे में। गंगा का उद्गम कहाँ होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है। देवप्रयाग तो भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी प्लस अलकनंदा जब मिलती है तो बनती है क्या? देवप्रयाग बन जाती है। गंगा जो बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और गंगा की लेंथ कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का सहयोग प्रदान किया। किस संगठन के साथ भागीदारी की है जिससे 28,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थी लाभान्वित हुए? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में क्या कहते हैं? पैचअप किया था। अब स्टैटिक पॉइंट खोजते हैं तो स्टैटिक पॉइंट है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है रायपुर, जो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में किससे अलग हुआ? MP से ये कट गया। इनकी जो सबसे फेमस नदी है यह है महानदी इनका सबसे फेमस नदी है। और छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा हम कहते हैं। ठीक है, पैडी बाउल कहा जाता है इसको, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अक्टूबर 2025 में भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया था?
बताइए। तो ये था कीर्तिवर्धन सिंह। कौन? ऑप्शन डी, कीर्तिवर्धन सिंह। इसमें स्टैटिक पॉइंट इंडिया को रख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया दोस्त। भारत का राष्ट्रीय पशु है क्या? नेशनल एनिमल? नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का नेशनल एनिमल है। पोर के बर्ड क्या है? नेशनल बर्ड तो ये है इंडियन पीकॉक। इंडियन पीकॉक। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो कितने सेकंड में गाना है? 52 सेकंड में। भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कितना सेकंड में गाना है? 65 सेकंड में। इसको रचा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और जनगण मन किस कौन रचा था उसको, जो 52 सेकंड में गाया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। मोन्था अक्टूबर 2025 में भारत में आया किस प्रकार की प्राकृतिक घटना थी? तो मोन्था कहाँ आया बताइए? तो यह है बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भयंकर चक्रवाती तूफान है दोस्त। आइए बंगाल को स्टैटिक पॉइंट में बदल देते हैं। तो बंगाल की जो राजधानी है क्या है? कोलकाता। बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख नदी है यह है हुगली। हुगली नदी इसका फेमस है। यहीं पर सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन के लिए छाया है। पश्चिम बंगाल अपनी चाय के लिए फेमस है, दार्जिलिंग। निम्नलिखित में से किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? कौन जीता है? जीतने वाले भाई साहब है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री। चलिए, अब आ गया ऑस्कर की बात। कुछ ऑस्कर के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है ऑस्कर। पहला ऑस्कर समारोह कब किया गया था? तो 1929 में पहला ऑस्कर जो समारोह किया गया 1929 में। ये फिल्म जगत की होता है, ठीक है, फिल्म जगत में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय तो भानु अथैया। भानु अथैया जी थे ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार पाने वाला। यह समारोह 1929 में हुआ जाता है। यह मोशन पिक्चर के लिए दिया जाता है। अब जब चाइना की बात आई तो चीन के बारे में भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। चीन की जो राजधानी है यह बीजिंग। क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ की मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। इसको याद रखिए, युआन या रेनमिनबी, रेनमिनबी इनका जो करेंसी है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको याद रखिए, जो चाइना में है। और उनका आधिकारिक नाम चीन का क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मई 2005 में आयोजित ऑपरेशन शील्ड नामक बड़े पैमाने पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, इसी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल किया गया। राज्य की आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रियाओं प्रणालियों में सुधार करना। ऑप्शन डी। चलिए, अब नागरिकता आया तो नागरिकता को भी हम कुछ स्टैटिक पॉइंट जोड़ लेते हैं। नागरिकता किस में दिया गया है? तो भाग पार्ट 2 में नागरिकता का वर्णन है। कब से? तो कहां से कहां तक? अनुच्छेद तो 511 तक में ये वर्णित है।
चलिए, नागरिकता अधिनियम जो नागरिकता एक्ट है ये कब है? तो नागरिकता एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप जो एक्ट है ये है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2025 की पुस्तक रॉकेट ड्रीम्स, मस्क, बेजोस एंड इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू ट्रिलियंस डॉलर्स लिखी है, जो आधुनिक स्पेस रेस में अरबपतियों के बीच भयंकर प्रतिद्वंदिता का पड़ताल करती है? ये सब कौन लिखने वाला है? बेजोस। ये सब जो बुक्स है किसके द्वारा लिखा गया? ये है क्रिश्चियन डेवनपोर्ट। ठीक है, क्रिश्चियन डेवनपोर्ट। अब जान लेते हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस से याद आता है अमेजन, अमेजन जिसे हम क्या कहते हैं? लंग ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की ये ऑक्सीजन प्रदान करने वाला है एक अमेजन। अमेजन जो जंगल है, और अमेजन एक इंडस्ट्रीज है, मतलब कि एक जो फ्लिपकार्ट है अमेजन हो गया, उसकी स्थापना कब हुई थी? वो वाला अमेजन का, इसका स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में उनकी स्थापना हुई थी, और जो जेफ बेजोस के द्वारा हुआ था दोस्त। और जेफ बेजोस ने एक और काम किया, क्या? तो ब्लू ओरिजिन की भी स्थापना इनके द्वारा किया गया दोस्त। निम्नलिखित में से किस निकाय ने GRFC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025 किया? तो प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? 93। ये क्या? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा किया गया। अब बात कर लेते हैं FAO की। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 भी हुई थी। FAO की स्थापना, इसकी जो हेडक्वार्टर है ये है रोम, हेडक्वार्टर रोम, जो इटली में पड़ता है दोस्त। हम विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्त। अप्रैल 2025 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के किस पूर्व अर्थशास्त्री को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये थे पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है दोस्त। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इनका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इनका जो HQ है, हेडक्वार्टर, यह है मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसका काम क्या है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है दोस्त, मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है ये ऑन RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित कौन सा शिखर सम्मेलन सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी पर केंद्रित था? बताइए, सॉल्व कीजिए। तो ये है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये UN ने कब अपनाया? 2015 में इसको अपनाया गया दोस्त। इसमें कुल कितने गोल निर्धारित किया गया है? तो कुल 17 गोल को निर्धारित किया गया दोस्त। इनको प्राप्त करने, कब हम इनको प्राप्त करेंगे? तो 15 वर्ष बाद, मतलब कि 2030 में इसको प्राप्त करना है। SDG गोल 2030 तक इसको कर लेना है दोस्त।
जनवरी 2025 में हरियाणा के किस व्यक्ति जो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? चलिए सॉल्व किया जाए। तो यह है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह को पद्मश्री से स्वागत किया गया। इसके साथ बात कर लेते हैं हम भारत रत्न की। भारत रत्न की हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी स्थापना 1954 में हुआ था। ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस के क्षेत्र में दिया जाता है। जो पहले पाने वाले जो व्यक्ति थे उसमें थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी थे। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। किस केंद्रीय मंत्री ने अक्टूबर 2024 में भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो का अनावरण किया? लोगो मतलब ये लोगो, आदमी वाला लोगो नहीं, ये लोगो इससे आइकन कहा जाता है। तो ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने बीएसएनएल को लोगो जो होता है लोगो उसको अनावरण किया। बीएसएनएल स्टैंड फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बीएसएनएल का। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है दोस्त। वर्ष 2005 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कितने देशों में गैर निवासी भारतीय एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियंस के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक्सेस सुविधा दी? चलिए सोल्व कीजिए, बताइए। ये 12 देशों में सुविधा दी। ठीक है। हम लोग एनआरआई, स्टैटिक पॉइंट है एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन। हम लोग एनआरआई डे कब मनाते हैं? तो ये 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं एनआरआई डे। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया आए थे। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस उनके दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं दोस्त। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 से इनका शुरुआत हो गया था दोस्त। भारतीय बीमा नियामक विकास परिषद IRDA, इरडा जिसे कहते हैं IRDAI, इरडा द्वारा 24-25 के लिए निम्नलिखित में से किन बीमा कंपनियों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में नामित किया गया था? बताइए। ये LIC, द न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड GIC। ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट। क्रीडा का क्या नाम होता है पूरा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना 1999 के बीच में हुआ था। ये इरडा एक्ट के तहत इनकी स्थापना हुआ था। इनका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। हैदराबाद इनकी हेडक्वार्टर है दोस्त, तेलंगाना में। 2025 BCCI नमन अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसको तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये क्रिकेट की जो भगवान है, ये कौन है क्रिकेट के भगवान? मिस्टर सचिन तेंदुलकर। मिस्टर सचिन तेंदुलकर। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। चलिए, इनका उपनाम आपको एग्जाम में पूछ लेगा। इसका उपनाम क्या है? एक है मास्टर ब्लास्टर, और एक बोलते हैं लिटिल मास्टर।
लिटिल मास्टर के रूप में, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर के रूप में इनको याद हम करते हैं। इनको 2014 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। 2014 में भारत रत्न के नवाजा गया था और ये भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने दोस्त। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।